हो उसके सामने। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम से शेखावत। बताएंगे आपको दिन भर की बड़ी खबरें, लेकिन शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में भ्रष्टाचार पर किया वार। कहा, भ्रष्टाचार ने पूरी व्यवस्था को कर दिया है खोखला। कुछ लोगों को बचाने के लिए झूठे नैरेटिव गढ़ रहा है खान मार्केट गैंग। अंतिम चरण के लिए प्रचार में भाजपा दिग्गजों ने झोंकी ताकत। अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में जनसभाओं को किया संबोधित। वाराणसी में भाजपा के दिग्गजों का जमावड़ा। असम मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने ओडिशा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बिहार में किया प्रचार। विपक्षी दलों ने भी चुनाव प्रचार को दी धार। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में की जनसभा, तो पटना के बख्तियारपुर में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने की संयुक्त रैली। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को झटका। 30,000 कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में है गिरफ्तार। उत्तर भारत समेत देश के तमाम हिस्सों में भीषण गर्मी का प्रकोप, लोगों का जीना मुहाल। मौसम विभाग ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और गुजरात के लिए जारी किया रेड अलर्ट। और सुर्खियों के बाद आइए अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री ने एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में देश के विकास को लेकर की गई नवीन पहल बदलाव के कदमों पर बात की। साथ ही कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई तथ्यों के आधार पर हो रही है, लेकिन कुछ लोग हैं जो सिर्फ गलत नैरेटिव गढ़ने का काम करते हैं। जहां तक करप्शन का सवाल है, देश में पहले क्या आवाज उठती थी कि करप्शन तो हुआ, लेकिन उन्होंने किसी छेटे आदमी को सूली पर चढ़ा दिया। सामान्य रूप से मीडिया में भी चर्चा होती थी कि बड़े बड़े मगरमच्छ तो छूट जाते हैं, छोटे छोटे लोगों को आप पकड़ करके चीज़ें निपटा देते हो। फिर एक काले खंड ऐसा आया कि हमें पूछा जाता था 19 के पहले कि आप तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, क्यों कदम नहीं उठाते हो, क्यों अरेस्ट नहीं करते हो, क्यों लोगों को ये नहीं करते। हम कहते भाई हमारा काम नहीं है, ये इंडिपेंडेंट एजेंसी कर रही है और हम बद इरादे से कुछ नहीं करेंगे। जो भी होगा हमारी सूचना यही है, जीरो टॉलरेंस। दूसरा, तथ्यों के आधार पर ही एक्शन होना चाहिए, परसेप्शन के आधार पर नहीं होना चाहिए। तथ्य जुटाने में मेहनत करनी पड़ती है। अब अफसरों ने मेहनत भी की, अब मगरमच्छ पकड़े जाने लगे हैं, तो हमें सवाल पूछा जा रहा है कि मगरमच्छों को क्यों पकड़ते हो। ये समझ में नहीं आता है कि कौन सा गैंग है, खान मार्केट गैंग, जो कुछ लोगों को बचाने के लिए इस प्रकार के नैरेटिव गढ़ती है। पहले आप ही कहते थे छोटों को पकड़ते हो, बड़े छूट जाते हैं। जब सिस्टम ईमानदारी से काम करने लगी, बड़े लोग पकड़े जाने लगे, तो अब आप चिल्लाने लगे हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो समग्र दृष्टिकोण लेकर चलते हैं जिससे सबका विकास हो। देश की जो मूलभूत व्यवस्थाएं हैं, आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। हमें गांव का एक मोची होगा, सोनार होगा, कपड़े सिलने वाला होगा, वो भी मेरे देश की बहुत बड़ी शक्ति है। मुझे उसको भी उतना ही तवज्जो देना होगा। और इसलिए मेरी सरकार का इंटीग्रेटेड अप्रोच होता है, कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच होता है, होलिस्टिक अप्रोच होता है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हैं और लोकतंत्र की प्रक्रिया भी काफी सुदृढ़ है। बावजूद इसके न जाने क्यों कुछ लोग दुश्मन देश की तरफदारी में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों पर टिप्पणी करना भी अनुचित है। चुनाव भारत का है और भारत का लोकतंत्र बहुत ही मैच्योर्ड है,
तंदुरुस्त परंपराएं हैं और भारत के मतदाता भी बाहर की किसी भी हरकतों से प्रभावित होने वाले मतदाता नहीं है। मैं नहीं जानता हूं कि कुछ ही लोग हैं जिनको हमारे साथ दुश्मनी रखने वाले लोग क्यों पसंद करते हैं, कुछ ही लोग हैं जिनके समर्थन में आवाज़ वहाँ से क्यों उठती है। अब ये बहुत बड़ी जांच पड़ताल का या गंभीर विषय है और मुझे नहीं लगता है कि मुझे जिस पद पर मैं बैठा हूँ वहाँ से ऐसे विषयों पर कोई कमेंट करनी चाहिए। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए सभी दलों ने प्रचार अभियान में ताकत झोंकी हुई है। खासतौर पर भाजपा समेत एनडीए गठबंधन के दिग्गज नेताओं ने इस चरण की 57 सीटों के लिए आज भी जमकर प्रचार किया। इस दौरान जहां उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, तो वहीं भ्रष्टाचार और परिवारवाद को लेकर विपक्ष पर जमकर हमला बोला। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व के लिए अब सभी दलों की नजर 7वें और अंतिम चरण की सीटों पर लगी हुई है। 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों के लिए सभी राजनीतिक दिग्गज प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। खास तौर पर भाजपा समेत एनडीए के बड़े नेता धुआंधार जनसभाएं और रोड शो के जरिए मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट करने की अपील करते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, सलेमपुर और चंदौली में जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, ये चुनाव राम भक्तों पर गोली चलाने वाले और राम मंदिर बनाने वालों के बीच का चुनाव है। ये चुनाव राम भक्तों पर गोली चलाने वाले और राम मंदिर बनाने वालों के बीच का चुनाव। राम मंदिर बनाने वाले नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना। इस बीच भाजपा नेताओं के साथ साथ भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी प्रचार करते नजर आए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेश में कई जगहों पर प्रचार किया। उन्होंने कहा, प्रदेश में पहले समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में माफिया राज चलता था, वही हमारा संकल्प माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का है। दूसरी तरफ असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने ओडिशा में कई जनसभाओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस और बीजेडी को घेरा। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बिहार में प्रचार के दौरान कांग्रेस आरजेडी के महागठबंधन को महाभ्रष्टाचार का गठबंधन करार दिया। अगर उनका संकल्प बीजेपी के जनप्रतिनिधियों को मारने का था, उनका संकल्प गरीब के बेटे को मारने का था, तो हमारा भी संकल्प था कि माफिया को मिट्टी में मिला करके रहेंगे। खाली झोला देने वाला व्यक्ति अभी हमको बोल रहा है कि हम इलेक्ट्रिसिटी फ्री देगा। अरे तुम्हारा समय पार हो चुका है, अभी हमें जो देना है मोदी जी देगा और नरेंद्र मोदी जी का डबल इंजन सरकार से ही उड़ीसा का विकास होगा। कांग्रेस सहित ये जितने परिवारवादी पार्टी वाले हैं, इनके यहाँ जब भी कोई बड़ा पद मिलेगा तो इनके घर के बाहर नहीं देने को तैयार, इतने कंजूस है। उधर हमीरपुर से भाजपा उम्मीदवार अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल को लेकर जनता से वोट का आह्वान किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने बार बार देश की सेना को कमजोर करने का काम किया है। कांग्रेस के नेता है तो हिंदुस्तान में गुणगान पाकिस्तान का करते हैं। अरे भाई, पाकिस्तान में चुनाव नहीं, हिंदुस्तान में हो रहा है। लेकिन सोच शायद ऐसी है कि जो पाक समर्थक कुछ लोग हैं उनके वोट पे नजर है, और ये कांग्रेस की रणनीति शुरू से ही रही और बार बार कांग्रेस ने देश की सेना को कमजोर करने का काम किया, दलालियां खाई रक्षे सौदों में। इसके अलावा एलजेपी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने पटना में भी रैली को संबोधित करते हुए कहा, इंडी गठबंधन के लोग जान चुके हैं कि बिहार में इनका कुछ नहीं होने वाला है। ये लोग जान चुके हैं कि बिहार में कम से कम इनका कुछ नहीं होने वाला। कि इतना बड़ा राज्य बिहार, जहाँ से देश की राजनीति की दशा और दिशा तय होती है, तो वहाँ पर ये लोग गए ही नहीं। तो सिर्फ दिखाने के लिए
वहीं धर्मेंद्र प्रधान ने भी ओडिशा में प्रचार की कमान संभालते हुए बालासोर में पार्टी के उम्मीदवार के लिए प्रचार किया। इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पंजाब में भाजपा के पक्ष में जनता से वोट की अपील की। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी की एक सभा में कहा कि 4 जून को प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और भारत को अब आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ध्यान रखिएगा, 4 जून को एक बहुत बड़ी घटना घटने वाली है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खबर होगी और भारत दुनिया की निगाह में भी भारत को दुनिया मानेगी कि भारत अब आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। इस काम को हम करेंगे। एक तरफ जहां एनडीए के दिग्गज नेता प्रचार में जुटे हैं, वहीं इंडी गठबंधन के नेता भी प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। पटना के बख्तियारपुर में बिहार की पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संयुक्त रैली की। इस दौरान तेजस्वी यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर बिहार के प्रति सौतेला बर्ताव करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री जी को 40 में से 39 सांसद बिहार ने दिया, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया, बिहार को धोखा देने का काम किया। आज प्रधानमंत्री जी कई बार 13-14 बार बिहार आ चुके हैं, कई रैलियां कर चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मुद्दे की बात नहीं करते हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रैली के दौरान भाजपा को रोजगार के मुद्दे पर घेरा। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ को रोजगार देने की बात कहकर एक को भी नौकरी नहीं दी। राहुल गांधी ने कहा कि 4 जून के बाद एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। मोदी जी, आप लंबे लंबे भाषण देना बंद कीजिए। आप देश को बांटने की कोशिश नहीं कीजिए। आप सबसे पहले देश के युवाओं को यह बताइए, बिहार के युवाओं को यह बताइए कि आपने हिंदुस्तान के युवाओं को कितना रोजगार दिया, कितनी नौकरियां दी। आपने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, आपने एक युवा को नौकरी नहीं दी। और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश में महंगाई से जनता त्रस्त है। उन्होंने साथ ही बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। दुकान जाती है, मेरी बहनें कुछ खरीद नहीं पा रही हैं, बच्चों को पाल रही हैं, बच्चा बीमार पड़ता है तो समझ में नहीं आता कि इलाज कैसे कराएंगे। महंगाई इतनी हो गई है कि सिलेंडर का दाम छोड़िए, हर चीज का दाम इतना बढ़ चुका है कि सामना करना मुश्किल है। सच्चाई ये है आपकी, इस देश के नौजवानों की, कि जितनी भी मेहनत कर रहे हैं इनके माता पिता इनको शिक्षित करने के लिए, आज तमाम शिक्षित नौजवान बेरोजगार है, रोजगार मिलने का नाम और निशान नहीं है। यूपी सरकार में मंत्री और भाजपा नेता दयाशंकर मिश्र ने दावा किया कि वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से विकास हुआ है, उसे देखते हुए राज्य की सभी 80 सीटें जीतेंगे। डीडी न्यूज संवाददाता अश्विनी मिश्र ने की दयाशंकर मिश्र दयालु से विशेष बातचीत। चुनाव मैदान में है हमारे साथ उत्तर प्रदेश में आयुष मंत्री एवं खाद्य रसद मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी है। प्रधानमंत्री जी के आने के बाद आदि गंगा के साथ साथ माँ गंगा के साथ साथ विकास की कौन गंगा समानांतर कैसे यहाँ बही? काशी का कण-कण बदल चुका है। यहाँ के जो शहर हजारों वर्ष पुराना हो, दुनिया का सबसे प्राचीन जिंदा शहर कहा जाता हो, उसको सांस्कृतिक राजधानी तो जरूर कहा गया, लेकिन उपेक्षा बहुत की गई काशी की। मोदी जी के आने के बाद से काशी में जैसे विकास, उन्होंने कहा था ना कि माँ गंगा ने बुलाया। उन्होंने इस देश में स्वच्छता के आंदोलन का पहला फावड़ा भी चलाया तो 80 घाट पे चलाया। और महामना कैंसर हॉस्पिटल, वो इस पूरे पूर्वांचल में कह सकते हो आप कि पूरे इधर के 4-5 राज्यों के मरीज अब मुंबई नहीं जाना पड़ता उनको। भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने उसको संचालित किया है। 2 बड़े सेंटर कैंसर के उन्होंने बनाए। तो मुझको लगता है कि काशी का चमत्कृत करने वाला विकास हुआ।
व्यावसायिक गतिविधियों के लिए, जैसे दीनदयाल हस्तकला संकुल और साथ ही साथ जो यहाँ पर बुनकर हैं, जो अन्य लोग हैं, व्यावसायिक गतिविधियाँ कैसे बढ़ें? हिंदुस्तान के किसी भी शहर की सर्वाधिक जीआई, बनारसी साड़ी हो, लाल पेड़ा हो, मीनाकारी, आपने देखा कि दुनिया के किसी शहर में प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो उनके हाथों में वो ओडीओपी का ही वो प्रोडक्ट होता है। उत्तर प्रदेश की पहचान कभी वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया के तौर पे होती थी, आज उत्तर प्रदेश की पहचान वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। आध्यात्मिकता सजोकर काशी का विकास किया गया, माँ गंगा को पवित्र किया गया, राजनीतिक रूप से आध्यात्मिकता का सहोजा गया और विरासत को भी सहेजा गया। विरासत भी और विकास भी का जो नारा है, उसके लिए काशी शायद दुनिया का सबसे अच्छा उदाहरण है। राजनीतिक रूप से अगर देखें तो सपा और कांग्रेस का जो विपक्षी गठबंधन है, प्रत्याशी के तौर पर सपा ने इस बार कैंडिडेट नहीं उतारा है, किस रूप में मौजूदा लड़ाई को देखते हैं? वो टूटे हुए लोग और मन के खोट वाले लोगों का एक गठबंधन है, जो न जाने कितनी बार वो जुड़े हैं, न जाने कितनी बार टूटे हैं। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि जो हस्र 14 के, 17 के, 19 के और 22 के गठबंधनों का हुआ है, उससे बुरा हाल इसलिए कि देश ने 10 वर्षों में इस देश की विकास की यात्रा को देखा है। टोटी चुराने वाले लोग क्या जानेंगे कि इस देश में हर घर में अगर नल से जल पहुंचाया जा रहा है तो उसमें कितनी खुशी होगी। तो केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, स्पष्ट नीति, स्पष्ट नियत, उससे जहां देश का विकास हुआ है, वहीं इस काशी के कायाकल्प किया गया है, मूलात्मा को सजोकर, आध्यात्मिकता को सजोकर। कैमरा पर्सन मोर मुकुट शर्मा के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, काशी। पश्चिम बंगाल में 7वें और अंतिम चरण के लिए भाजपा ने पूरी ताकत लगा दी है। बारासात लोकसभा सीट से भाजपा ने स्वप्निल मजूमदार को मैदान में उतारा है। बारासात तृणमूल का गढ़ माना जाता है। मध्यग्राम में हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने स्वप्निल मजूमदार से खास बातचीत की। साइक्लोन की वजह से मौसम का मिजाज थोड़ा बिगड़ा हुआ है, लेकिन बीजेपी के कैंपेन में कोई कमी नहीं है। मेरे साथ हैं बीजेपी के उम्मीदवार बारासात से स्वप्निल मजूमदार। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं किस तरह से ये कैंपेन चल रहा है। अब कुछ ही दिन रह गए हैं। स्वप्निल जी, आप कुछ ही वक्त बाकी है, किस तरह से आप देख रहे हैं चीज़ों को, किस तरह से आपका कैंपेन चल रहा है? देखिए, कैंपेनिंग तो अभी तक बहुत बढ़िया रहा है, लोगों का रिस्पॉन्स भी अच्छा रहा, लेकिन आज बहुत सारे कार्यक्रम में प्रोग्राम था। ये साइक्लोन का वजह से, बारिश की वजह से रुकना पड़ा। अगला दिन भी बड़ा कार्यक्रम है हमारा। हम उम्मीद करते हैं आज रात तक बारिश रुक जाएंगे। बंगाल में लगातार पोलिंग परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। 5th फेज में 73 था, अभी 80 क्रॉस कर गया, लेकिन इसके साथ साथ हिंसा भी बढ़ती जा रही है। तो इसको किस तरह से देखते हैं? बंगाल का नाम हमेशा हिंसा से जुड़ता है और चुनाव में हिंसा बढ़ जाती है। देखिए, ममता बनर्जी ने अपना पुलिस और गुंडा लोगों को काम पे लगा के अपना कुर्सी कायम पक्का करना चाहते हैं, लेकिन पब्लिक चाहते हैं उनको हटाना। तो हम सेंट्रल निर्वाचन कमीशन एंड सेंट्रल फोर्सेस जो है, उन सबको थोड़ा आग्रह करेंगे, विनती करेंगे, वो थोड़ा और सख्त रवैये से काम करे। एक आखिरी सवाल, अगर आप बारासात से जीतते हैं तो आप क्या देंगे जनता को, क्या प्रॉमिस कर रहे हैं आप? बहुत सारे काम है जो हम अलग से उस प्रोजेक्ट को पूरा करने में सक्षम रहेंगे, जो टीएमसी वाला नहीं कर पाया। तो ये थे स्वप्निल मजूमदार, जिनका ये कहना है कि टीएमसी के राज में बंगाल में हिंसा बढ़ी है, शांति व्यवस्था नहीं है, और ये दोनों ही चीज़ें बीजेपी का जो रूल आएगा उसमें पॉसिबल हो पाएंगी। कैमरामैन पीयूष के साथ बारासात से मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़, दिल्ली। स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट और बदसलूकी मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल के पीए विभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। विभव ने 30 हज़ारी कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन एडिशनल सेशन जज सुशील अनुज त्यागी ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया। अब बताया जा रहा है कि वो इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दायर करेंगे। इससे पहले 30 हज़ारी कोर्ट के एक आदेश के बाद विभव कुमार को 24 मई को 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। विभव की न्यायिक हिरासत 28 मई को खत्म हो रही है और मंगलवार को एक बार फिर से मामले की सुनवाई 30 हज़ारी कोर्ट में होगी। राज्यसभा की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित तौर पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर मारपीट और बदसलूकी मामले में आज आरोपी विभव कुमार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। दिल्ली के 30 हज़ारी कोर्ट में लगभग आज इस मामले की 2 घंटे सुनवाई चली और दोनों पक्षों ने कई दलीलें दी। एक तरफ जहां आरोपी विभव कुमार की तरफ से
स्वाति मालीवाल को लेकर कई बातें कही गई। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि इस मामले में स्वाति मालीवाल की तरफ से न सिर्फ एफआईआर को करने में देरी की गई है, बल्कि कई तरह से सबूतों को छुपाया गया है। वहीं दूसरी तरफ स्वाति मालीवाल के वकील और दिल्ली पुलिस के वकील ने भी इस मामले में कई दलीलें आज कोर्ट में दी। लगभग 2 घंटे की सुनवाई के दौरान स्वाति मालीवाल एक वक्त मायूस हो गई और उनकी आंखों में आंसू आ गए। तब स्वाति मालीवाल खड़ी होती हैं और उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी और विभव कुमार अपने आप में बहुत शक्तिशाली हैं और अगर इनको जमानत मिल गई तो ये कहीं ना कहीं इनके और इनके परिवार के लिए खतरा साबित हो सकता है। और इस मामले में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से उनकी छवि को लगातार खराब किया जा रहा है और जिस तरह से आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स उनकी छवि को खराब करने में लगे हुए हैं, इसलिए उनको इस बात का अंदेशा है कि इस मामले में अगर जमानत मिलती है विभव कुमार को तो कहीं ना कहीं उनके लिए खासा खतरा माना जा सकता है। शुक्रवार को इस मामले में आरोपी विभव कुमार को दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से आरोपी विभव कुमार को 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था और मंगलवार को उनकी न्यायिक हिरासत पूरी हो रही है और इस मामले की एक बार फिर से 30 हजारी कोर्ट में सुनवाई होगी। ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरह से आज जमानत के समय दिल्ली पुलिस और स्वाति मालीवाल के वकीलों ने अपनी दलीलें दी हैं और दूसरी तरफ जिस तरह से विभव कुमार के वकीलों ने इस मामले को लेकर दलीलें दी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जज ने इस मामले में पूरे पक्षों को सुनते हुए आरोपी विभव कुमार के लिए एक बड़ा झटका दिया है और उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। ऐसे में देखना होगा कि जब स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट और बदसलूकी मामले में एक बार दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में फिर से सुनवाई होती है मंगलवार को, तो किस तरह की दलीलें दी जाएगी दिल्ली पुलिस और स्वाति मालीवाल की तरफ से। और यह भी देखना होगा कि आरोपी विभव कुमार के वकील कौन सी नई दलील पेश करते हैं। अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने विभव कुमार की कॉल डिटेल की जांच करने की मांग की। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास पर मालीवाल के पहुंचने के बाद विभव कुमार को मुख्यमंत्री आवास पर बुलाया गया था। ऐसे में महिला आयोग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री सहित सभी संबंधित व्यक्तियों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जांच करने की मांग की है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि किसके निर्देश पर विभव कुमार को बुलाया गया था। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली में जहां आम आदमी पार्टी से सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार हिरासत में है, तो वहीं पंजाब के आम आदमी पार्टी के मंत्री बलकार सिंह पर गंभीर आरोप लगा है। भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्घा ने बलकार सिंह का एक वीडियो जारी करके बलकार सिंह के ऊपर आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी के मंत्री बलकार सिंह ने एक नौकरी मांगने वाली महिला को न्यूड वीडियो कॉल किया। मंत्री ने वीडियो कॉल में 21 वर्षीय महिला से सेक्सुअल फेवर की मांग की। इस मामले को राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान में लिया। आयोग ने इस मामले से काफी आहत नजर आया। यह घटना सीधे महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली है। यदि आरोप प्रमाणित होते हैं तो आईपीसी की धारा 354 और 354 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। आयोग ने पंजाब पुलिस से इस मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग की है। और जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से दायर याचिका में कोर्ट से मांग की गई है कि मामले पर जल्दी सुनवाई की जाए। उनकी मांग को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट याचिका पर मंगलवार की सुनवाई करने के लिए लिस्ट कर लिया है। सोरेन की इस याचिका पर रंगन उपाध्याय की बेंच सुनवाई करेगी। बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कथित जमीन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में बीते 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। और वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ब्रह्म कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। स्वच्छ और स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वसुधैव कुटुंबकम की भावना के अनुरूप ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने
एक ईश्वर एक विश्व परिवार की चेतना को विभिन्न देशों और संस्कृतियों में प्रसारित किया है। ईश्वर एक है और मानवता भी एक ही है। भय, आतंक और युद्धों को बढ़ावा देने वाली शक्तियां विश्व के कई हिस्सों में बहुत सक्रिय है। ऐसे वातावरण में ब्रह्मा कुमारी संस्था ने 100 से अधिक देशों में अनेक केंद्रों के माध्यम से मानवता के सशक्तिकरण का प्रभावी मंच उपलब्ध कराया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ICMR राष्ट्रीय पारंपरिक चिकित्सा विज्ञान संस्थान के 18वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा, हम आज अमृतकाल में जी रहे हैं। हम इस समय 5वीं सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था है और ब्रिटेन से भी आगे हैं। In Amritkal, we are seeing India's rise. The rise is unstoppable. The rise is incremental. But the kind of rise which you are defining here is a rise that the world is noticing. I can imagine, after having been to two important situations, we are going to be one of the top nations in the world, and the number will not be in double digit. In last few years, India's space accomplishments have come to be globally recognized, both in the field of defense and also in the shape of things like Chandrayaan 3. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कर्नाटक के बेंगलुरु में CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज द्वारा डिजाइन और विकसित स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर हंसा NG की उड़ान का प्रदर्शन भी देखा। और वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने पिछले 10 वर्षों में केंद्रीय बजट को खर्चों के रिकॉर्ड से बदलकर समान वितरण के रणनीतिक खाके में तब्दील किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपनी बजट प्रथाओं और आंकड़ों में पारदर्शिता को प्राथमिकता दी है। सरकार करदाताओं के पैसों का सर्वोत्तम संभव इस्तेमाल करना जारी रखेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि पारदर्शी बजट वाले देशों को अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा अधिक अनुकूल रूप से देखा जाता है। इससे वैश्विक विश्वास में सुधार हो सकता है। निर्मला सीतारमण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पिछले दशक में पुरानी बाधाओं और प्रथाओं को पीछे छोड़ते हुए केंद्रीय बजट की विश्वसनीयता में काफी सुधार देखा गया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के तहत केंद्रीय बजट की विशेषता राजकोषीय विवेक, पारदर्शिता और समावेशिता है, जो सामाजिक विकास तथा बुनियादी ढांचे में निवेश सुनिश्चित करता है। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के जरिए 108 केंद्र प्रायोजित योजनाओं का संचालन करती है, जिसका बजट वित्त वर्ष 2024-25 के लिए करीब 5.01 लाख करोड़ रुपए है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि मोदी सरकार अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने, पारदर्शिता बढ़ाने और विकसित भारत की मजबूत नींव रखने के लिए जारी सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर आधारित है। भारत के लोकसभा चुनाव 2024 को दुनिया के एक भव्य और अविश्वसनीय घटनाक्रम के रूप में देख रही है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की चुनावी प्रक्रिया पर जर्मन राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा कि मेरी टीम कश्मीर से बेंगलुरु तक पूरे भारत में गई। उन्होंने कहा, चुनाव में 970 मिलियन मतदाताओं की भागीदारी एक शानदार, अविश्वसनीय और उत्कृष्ट घटनाक्रम है। My team went, all across India, from Kashmir to Bangalore, had a look. I mean, I must say, it's a fantastic exercise. 970 million voters. The logistical aspect alone is just a masterpiece. And I must say, these elections are excited. We are looking forward to the 4th of June, to the outcome, and I think it's a fantastic event that shows the world, that even in such a big country like India, you can organize so soundly and so meticulously elections like these ones. And the participation is overwhelming. It's unbelievable. In this heat, people go and vote because they want to vote. It's for us observers, it's a fabulous event.
देश की पहली बुलेट ट्रेन में मुंबई से अहमदाबाद जाने वाले यात्री समुद्र के अंदर यात्रा करने का रोमांच अनुभव कर सकेंगे। मुंबई से अहमदाबाद के बीच 508.18 किलोमीटर लंबे रेल कॉरिडोर में बीकेसी और सिलफाटा के बीच कुल 21 किलोमीटर सुरंग बनाने का काम पूरा कर लिया गया है। 21 किलोमीटर में से करीब 7 किलोमीटर लंबी सुरंग समुद्र के भीतर बनाई गई है। सुरंग के निर्माण को 6 महीनों में पूरा किया गया है। इस परियोजना पर कुल अनुमानित 97,636 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का निर्माण साल 2020 में शुरू किया गया था। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर परियोजना से संबंधित एक वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, 2020 से निर्माणाधीन परियोजना ने समुद्र के नीचे सुरंग के निर्माण का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल कर लिया है। और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और दक्षिण पूर्व एशिया